दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को देखेंगे। और इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक तरह का ये निचोड़ है, आप इसे ज़रूर देखें और अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गंवाए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? अगर आप इसे देखेंगे, एक में लिखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर दो में लिखा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये गलत है। राज्य विधानमंडल का मतलब यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की बात किया जा रहा है। और इसके बाद तीन में लिखा है सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी ये सही है। ठीक है। और चार में लिखा है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। यानी एक, तीन और चार सही है। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर राज्य के सीएम, ध्यान रखेंगे राज्य के सीएम यदि विधान परिषद से, ठीक है, विधान परिषद से निर्वाचित होकर सीएम हैं तो वो राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर राज्य का सीएम विधान परिषद के सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा आपका एक, तीन और चार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तक और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया सम्मिलित होंगे। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, बात सही है। ठीक है, वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। वे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखिए यहाँ पे संसद लिखा हुआ है, संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है। तो ध्यान रखेंगे ऐसी बात नहीं है, दोनों नहीं, ध्यान रखेंगे लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार आपका आंसर सी होगा, एक और दो सही है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होंगे जब यदि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, पागलपन, दिवालियापन न हो, सजा याफ्ता व्यक्ति न हो। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर है अनुच्छेद 56(1) का क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। उपराष्ट्रपति इनकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल्स को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के
आंदोलन से संबंध रहे हैं, तो ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जो ट्रेड यूनियन से संबंध रहे, वो उनका नाम है वी गिरी। वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल 1969 से 1974 ईस्वी तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उसके कार्यकाल में ही हो गया, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का हो गया था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति एक्सिक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। कहने का मतलब है, इसलिए कहा भी जाता है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? तो विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, यानी जो निर्णय दिया उसके बाद कोई भी कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग के सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएंगे। NK सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या इलेक्टेड हो, ठीक है। और ये दोनों सदनों का व्यक्ति शामिल होते हैं, जो सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित मेंबर हो या इलेक्टेड मेंबर हो। तो देखिए, आगे लिखा भी है कि संविधान के अनुच्छेद 66 का 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण्य मत पद्धति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? पहले क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इसको याद रखिएगा। 2 कर सकता है, इसे समाप्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है
तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था का निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी कहने का मतलब है अब लोकसभा में कुल मेंबर की संख्या 545 नहीं बल्कि 543 ही रह गया है। अब 2 व्यक्ति का मनोनीत नहीं किया जाता है, अब इतने ही व्यक्ति चुनाव में जीत कर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी। ध्यान रखेंगे महान्यायवादी का आर्टिकल 76 ध्यान रखिएगा के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्ते आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, ध्यान रखिएगा, और इसका वेतन भत्ता संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जरूर चलाया जा सकता है। कहाँ पर? संसद द्वारा चलाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति के अनुसार संविधान के अतिक्रमण, ठीक है, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि एकमात्र बात कहा गया है संविधान के अतिक्रमण अगर राष्ट्रपति करते हैं तो अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे किसी सदन का मतलब राज्यसभा लोकसभा की कहीं पर प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 डेज की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक होता है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन का कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य हस्ताक्षर हो और उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 61 के तहत, ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चला सकते राष्ट्रपति के ऊपर में, लेकिन महाभियोग चलाने का एकमात्र कारण है संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करते हैं। तो अब जिस सभा द्वारा अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रस्ताव पेश करते हैं तो इससे पहले 14 डेज पहले इस बात की सूचना होनी चाहिए राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, और एक संकल्प पारित किया जाता है। उस संकल्प में जब मान लिया जाए कि राज्यसभा अगर चलाना चाह रही है तो राज्यसभा का कुल मेंबर 245 का 4 से भाग दीजिए, यानी 25% यानी 1/4 लोग उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया होना चाहिए, राष्ट्रपति के पास मिलना चाहिए, ठीक है, संकल्प में कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। और जब ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा तब राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी को उपस्थित होना है और 2/3 यानी 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाने के बाद फिर भी वहाँ भी वही प्रक्रिया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जिस दिन लोकसभा में पारित हो जाएगा उस दिन राष्ट्रपति को हटना पड़ जाएगा पद से, और अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, निर्विरोध कौन चुन के आए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखेंगे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत का एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से 1982 तक था। वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति का पद पर रहे? तो 2 बार राष्ट्रपति के पद पे जो रहे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे
जो राष्ट्रपति के पद के लिए 1992 से 1952 से 57 तथा 57 से 62 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ध्यान रखेंगे, संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बन के राष्ट्रपति मिलके संसद का निर्माण होती है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। यानी मोटा मोटी समझेंगे, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधि 1952 से 57 तथा 1957 से 62 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। 1949 से 1952 तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत थे और वर्ष 1952 में वो प्रथम उपराष्ट्रपति बने और 1954 में उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, डॉक्टर राधाकृष्णन को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ध्यान रखेंगे, यहाँ दोनों सदनों की बात किया जा रहा है तो 14। ठीक है, और आपको मैंने अभी बताया कि अभी ये कानून हट गया है कि आंग्ल इंडियन जो 2 लोकसभा में मनोनीत करते राष्ट्रपति, वो करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर डी होगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ठीक है, इसके बारे में। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब है कि अब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपनी पद पर बने रह सकते हैं? इच्छा राष्ट्रपति के। ठीक है, कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ की मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं, बशर्ते वो संसद किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकते। इसका मतलब है मंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा, राज्यसभा के किसी भी सदन के आपको मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 224(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग जो है वो किसका चुनाव करवाते हैं? तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ठीक है, और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचन वो करवाते हैं। ठीक है, तो विधानमंडल में चाहे विधान परिषद जहाँ है और विधानसभा सभी जगह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति अध्यादेश 6 माह के लागू होता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु
संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यह अध्यादेश स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह अधिनियम बन जाता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक लागू होगी रहेगी। अगर संसद की सत्र शुरू हो गई तो अध्यादेश उस संसद के सत्र जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस अध्यादेश को दोनों सदनों में पास करना होगा। और अगर 6 सप्ताह के अंदर पास नहीं हुआ तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगी। अगर पास हो गया वो अधिनियम बन जाएगी और जीवन पर्यंत रहेंगे। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। वह संघ की कार्यपालिका संघ कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन तंत्र का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होते। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाएगा कितना? 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पदावधि समाप्त होने पर रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पदावधि समाप्ति से पहले किया जाना अनिवार्य, परंतु यदि रिक्त अन्य किसी दशा में उत्पन्न हो, जैसे मृत्यु, पद त्याग या पद से हटना, तो इस दशा में राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम 6 माह के अंदर संपन्न होना चाहिए। ठीक है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ध्यान रखें, कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और उपराष्ट्रपति भी अगर ना हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय संभालेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि किसी भी प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो इसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसके भी अनुपस्थित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति किस प्रकार से हट जाए तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उपराष्ट्रपति भी ना रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभाल लेंगे। वो भी ना रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेंगे। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, यानी वीटो पावर कहा जाता है? उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, ध्यान रखें दोस्तों। इसमें से एक वीटो पावर हमारे पास है और राष्ट्रपति के पास है जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो। तो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर ना तो सहमति देना या असहमति ना देने की घोषणा करता है और ना ही विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाता है। यह विधेयक को असीमित समय के लिए अपने पास रखता है। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ध्यान रखेंगे, कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो नीलम संजीव रेड्डी व्यक्ति क्रम में भारत के 6ठे व पदानुक्रम में 8वें राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 1977 से 82 तक। इससे पूर्व वो 2 अवधि 17 मार्च 1967 से 19 मार्च 1969 एवं 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है?
तो ये वीटो पावर का इस्तेमाल करने के लिए मंत्री पद से सलाह लेने की आवश्यक नहीं है, यानी विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए मंत्री पद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। तो विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति के स्वाविवेकी अधिकार है, इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार वह साधारण विधेयक पर अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, या अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है अथवा पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार हेतु भेजे गए विधेयक के पुनः संसद से पारित होकर आने पर उसे अनुमति देना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये था राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पर पूरा राष्ट्रपति कार्यकाल दिया हुआ है, ऐसे आप देख लीजिएगा इसको। और ठीक है, और नीचे भी कुछ बातें लिखी हुई है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति कार्यकाल है, इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ध्यान रखेंगे, और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आज का टॉपिक। फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल का टॉपिक होगा, ध्यान रखें दोस्तों, संसद। ठीक है, संसद होगी। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।